पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिसका स्लाइड आप लोग के सामने है अभी। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप आप लोग सब कर लीजिए कि टीचिंग के बारे में हमने देखा था। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग बोथ है आर्ट और साइंस है, अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, है ना। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, लक्ष्य क्या क्या है, ये सभी लक्ष्य हैं जो सामने दिख रहे हैं, इन सब पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद टीचिंग के गुण देखा था। शिक्षण एक प्रक्रिया है, ठीक है। जब एक प्रक्रिया है तो हर एक प्रक्रिया का एक गुण होता है ना। तो उसके क्या क्या गुण है वो हमने देखा था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लक्ष्य, गोल्स ऑफ टीचिंग पे। हमने देखा कि टीचिंग के लक्ष्य, एक तो टीचिंग है, फिर कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन यानी बिलीफ। फिर बिलीफ कैसे शेप होता है सोसाइटी में, है ना। बिलीफ का एजुकेशन से क्या लेना देना है, कल्चर से क्या लेना देना है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में, लगभग 15 से 20 मिनट तो जरूर किया था। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो टाइटल होगा वो होगा लेवल्स ऑफ टीचिंग पार्ट 1। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग जो है यानी शिक्षण के स्तर। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं या फिर पढ़ा रहे होते हैं, टीचिंग लर्निंग, शिक्षण के स्तर की बात हो रही है। अब शिक्षण का स्तर कैसा होगा, किस स्तर से आपको पढ़ाया जाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ स्टूडेंट पे। लेवल ऑफ टीचिंग एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ स्टूडेंट, कि लेवल ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट का क्या लेवल है। अब स्टूडेंट के लेवल की अगर बात की जाए तो इस लेवल शब्द से दो चीज समझ में आता है। एक तो उसके सोचने समझने की लेवल, ठीक है, जिसको हम लोग आईक्यू लेवल कह सकते हैं या उसकी बौद्धिक क्षमता कह सकते हैं। दूसरा उसका एकेडमिक लेवल। एकेडमिक लेवल का क्या मतलब है, दो मतलब इससे निकलता है। ठीक है, एक तो आईक्यू लेवल और दूसरा एकेडमिक लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास, किस क्लास का बच्चा है। ठीक है, 1 का है, 2 का है, 10th का है, 12 का है, यूजी का है, पीजी का है, पीएचडी का है, किस क्लास का स्टूडेंट है, इस पे डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या रहेगी। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग को मूलतः मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 3 भाग जो है कौन कौन से हैं? सबसे जो प्रथम भाग है उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल, यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल में जो भी चीजें होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है, आपको बताया जाता है, आपके मेमोरी में चीजों को रजिस्टर किया जाता है। हम लोग मेमोरी पढ़े हैं ना साइकोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है जिसमें इंफॉर्मेशन को रजिस्टर किया जाता है। तो ये जो मेमोरी लेवल है, ये देखिए क्या है, ये नीचे वाला लेवल है, सबसे पहला लेवल है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी का अर्थात होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं तो निचला लेवल सबसे पहला लेवल होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये पहला लेवल नीचे होगा और ये आखिरी लेवल होगा। ठीक है, लास्ट लेवल ऊपर वाला होगा और नीचे वाला प्रथम लेवल होता है। तो ये क्लियर है सबको? ऐसा नहीं करना है कि टॉप लेवल जो है उसको फर्स्ट लेवल कहना है। बहुत जगह पे बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि टॉप लेवल को फर्स्ट लेवल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहला जो लेवल है वो है मेमोरी लेवल। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो लेवल आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं, है ना। पहले में केवल नाम जानते हैं, मेमोरी का मतलब क्या है, रजिस्टर कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है, ये जैसे पीपल का पेड़। ठीक है, तो आपने जाना पीपल के पेड़ के बारे में कि ये पीपल का पेड़ है, पीपल का वृक्ष ऐसा होता है, इसकी पत्तियां ऐसी होती है, इसके फल ऐसे होते हैं। तो आपने देख कर उसको मेमोरी में रजिस्टर किया। उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे गए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उसके बारे में और विशेष आपने जानकारियां जानी कि किस सीजन में होता है, कितने टाइम में इसका बीज जो है एक अगर डाला जाए मिट्टी में तो अंकुरन होता है कितने टाइम बाद, ये सब चीजें। अब थर्ड लेवल पे हम लोग आते हैं जो तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब नाम से देखिए क्या है रिफ्लेक्टिव, आप लोगों ने देखा होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ज्ञान का वो लेवल है जिस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं या फिर जिस लेवल पे शिक्षण किया जाता है तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो ज्ञान दिखाई देने लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत फेमस टीचर है विकास देवी कीर्ति सर, उनके रील्स बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। हिंदी साहित्य और दर्शन के मेनली टीचर है वो।
तो उनके व्यक्तित्व में दर्शन की छाप दिखाई पड़ती है, ठीक है? उन्होंने सब्जेक्ट को सिर्फ समझा ही नहीं है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि टॉर्च जो है लाइट को क्या करता है, अपने से छोड़ता है, प्रकाश छोड़ता है। मिरर क्या करता है, उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से इसीलिए उसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहा गया है कि उस पर जो ज्ञान पड़ेगा, ठीक है, वो दिखाई देगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो अब इस पे हम आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बताइए, जब हायर एजुकेशन की बात होती है, तो हायर एजुकेशन की बात होती है तो हायर एजुकेशन में जो शिक्षण का स्तर होगा, ठीक है, और छात्रों से जो अपेक्षा होगी वो किस लेवल की अपेक्षा होगी? सर रिफ्लेक्ट लेवल की। हाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल की होगी, सही बात है। लेकिन आपका जो परिवेश है, जो स्कूल है या कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वो अधिकतम किस लेवल तक आपको पढ़ाता है? मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग तक। लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पढ़ाता है। कई जगह पर ये अधिकतम लेवल है, और अधिकतम, ये तो अधिकतम की बात है कि अंडरस्टैंडिंग तक पढ़ के आप खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो समझ में आ गया, अच्छी पढ़ाई हुई। रिफ्लेक्टिव लेवल पे तो बात ही नहीं आती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मेमोरी लेवल पर ही बात होती है कि ये क्वेश्चंस है, ये टॉपिक्स है, ये ऐसे है, इसको पढ़ लो, समझ लो, लिखा लिया, और फिर जाके एग्जाम में पेपर पे कितने अच्छे से आप उसको सजा के वॉमिट कर सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स क्या है। तो अब ये जो लेवल है, जब हम लोग नेट के जैसे एग्जाम में जाएंगे, नेट के क्या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम में आप किसी विषय के विशेषज्ञ हो जाएंगे, तो उस विषय की विशेषता के बारे में जानने वाला इससे भी ऊपर कोई एग्जाम है क्या? कोई एग्जाम नहीं है। नेट है या फिर गेट है, ये सब क्या होते हैं? विषय परक एग्जाम है कि किसी विषय में आप कितने सिद्धहस्त हैं किसी क्षेत्र में, उसका एग्जाम है। इसको जब आप एग्जाम पास करते हैं तो आप स्कॉलर कहलाने लगते हैं, रिसर्च स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान, विद्वता वाली बात है। तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही बात होगी, उससे नीचे तो बात होनी नहीं है। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो रिफ्लेक्टिव लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, सब में अंडरस्टैंडिंग लेवल तक है, ठीक है? इवन बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भी, हाँ, चूंकि सिलेबस बड़ा होता है, समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही इतनी सारी अलग अलग चीजें होती है, मतलब पूरी दुनिया का सब चीज उसको पढ़ना पड़ता है आईएएस बनने के लिए। हाँ, तो वो भी कठिन है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमारे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ना सरल है, क्योंकि सिलेबस छोटा है। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस है कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी अगर पढ़ेंगे तो उस विस्तृत सिलेबस के कारण वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे में क्या है, ब्रॉड नहीं है, एक रेखीय है, लेकिन गहरा है, गहराई है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल हम लोगों को चाहिए। अब आते हैं सबसे जो प्रथम लेवल है, मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल पर क्या होता है? मेमोरी लेवल पर चीजों को रटवाया जाता है, रोट लर्निंग की बात होती है। जैसे कि आपने ये सीखा होगा, वर्णमाला सीखी होगी, जो अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी, ये सब याद किया होगा, ठीक है? उर्दू में अलिफ बे ते ये सब जो है याद करते हैं। तो अलग अलग भाषा का जो वर्णमालाएं हैं, भाषा की वर्णमालाएं, उसको हम लोग याद करते हैं। तो मेमोरी लेवल क्या है? ये लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है? और ये किस क्लासेस में यूज होता है? लोअर क्लासेस में यूज होता है, जब आपको लगता है कि बच्चों को हम चीजों को समझा नहीं सकते, अभी केवल रटा सकते हैं, तो इस तरीके से यूज होता है। अब ये भी क्या है, ये मेमोरी लेवल टीचिंग लोअर क्लासेस में क्यों यूज होती है? इसका क्या आधार है? इसका आधार ये मानना है, ठीक है, इसका आधार ये बिलीफ है कि उतने छोटे बच्चों को हम लोग चीजें अंडरस्टैंड नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या कराएंगे, मेमोराइज कराएंगे। अब ये जो बिलीफ है, इस बिलीफ के ऊपर ये मॉडल टिका हुआ है। हम लोग हमेशा कुछ भी चीज बात करेंगे तो उसका एविडेंस क्या है, उसका आधार क्या है। तो हमारी जो मेमोरी लेवल टीचिंग लोअर क्लासेस में देने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस तो यही मान्यता है ना कि बच्चे समझ नहीं सकते, तो उनको रटवा दो, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोग में से कोई भी हमको ये बताइए कि क्या ये मान्यता गलत भी हो सकती है क्या? नहीं सर। नहीं, ओके। किसी को लगता है कि ये मान्यता गलत हो सकती है? छोटे बच्चे भी, बच्चों को भी अंडरस्टैंड कराया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उनको रटवाया ही जाए। अंडरस्टैंड भी कराया जा सकता है। बिल्कुल।
ये एक्सपेरिमेंट मेरा खुद का रहा है। एक 6 क्लास के बच्चे से हम 10th क्लास का मैथ बनवाए थे 2 चैप्टर, ठीक है? और सेंट्रेसा में कुछ टाइम के लिए हम पढ़ाए थे, शॉर्ट टाइम पे। तो हमको पता नहीं था कि 5 क्लास में बहुत छोटे तरीके से या 6 क्लास में बहुत छोटे तरीके से मैथ को बताना। तो जो 8 क्लास या 9 क्लास में जो मेथड बताया जाता है, वो मेथड हमने क्लासरूम में पढ़ा दिया एक दिन। मैथ के टीचर थे वहाँ पे। तो पढ़ा दिया तो दूसरे दिन बच्चे होमवर्क करके लाए, बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके लाए और लगभग सबने बना दिया। और दूसरे दिन प्रिंसिपल के चैम्बर में मेरी क्लास लग गई कि तुमने जो मेथड बनाया वो 8 और 9 क्लास के बच्चों के लिए है, इनके सिलेबस में है ही नहीं। और जबकि मैंने क्या देखा कि सारे बच्चों ने बना दिया था उस मेथड को समझ के आराम से, ठीक है? तो ये जो मान्यता है, ये मान्यता पता नहीं कब की मान्यता है और किस बेसिस पर टिकी हुई है, लेकिन बदलते समय के साथ हमको लगता है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग का लेवल और आईक्यू का लेवल बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया है। तो अब समय आ गया है कि हम छोटे बच्चों को देख करके अगर अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में अंतर करें, तो इस मान्यता को हम लोग को रिकंसीडर करना चाहिए कि छोटे बच्चों को केवल रोट लर्निंग रटवाया ही जा सकता है, उनको समझाया नहीं जा सकता। हम छोटे-छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं इतना डिटेल में, जब पढ़ाया करते थे, अब तो नहीं पढ़ाते। तो उनको काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझा देते थे और वो समझ भी जाते थे और उस हिसाब से आंसर भी लिखते थे इतना डिटेल्ड कि उनके टीचर को लगता था कि ये बच्चा कैसे इतना अच्छा आंसर लिख पा रहा है। ज़रूर इसको कोई अलग से स्पेशल कंसिडरेशन इसको दिया जा रहा है नॉर्मल एजुकेशन के मुकाबले। तो ये एक चीज़ है। हम लोग क्यों इस तरीके से चीज़ों को एकदम अंदर जा के एनालाइज़ करके तोड़-तोड़ के पढ़ रहे हैं कि किस चीज़ पर आधारित है, किस चीज़ पर आधारित नहीं है। क्योंकि हम लोग को वो मानसिकता अपने अंदर डेवलप करनी है कि एकदम एक-एक तार के बीच में जो है ना, देखना कि कहाँ पे क्या संबंध है, क्या चीज़ किस चीज़ पर टिकी है, ताकि हम लोग एक विशेषज्ञ वाला दृष्टिकोण, एक स्कॉलर वाला दृष्टिकोण देख पाएँ। दूसरा हम लोग देखते हैं, अच्छा, मेमोरी लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, वो क्या होंगे? मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस होंगे जैसे आप बचपन की क्लासेस में देखते हैं, ग्रेविटी की खोज किसने की? ऐसा क्वेश्चन आता है, जीके की बुक में रहता है। किसने की? न्यूटन ने की। गति के नियमों की खे खोज किसने की? न्यूटन ने की। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, वो क्या आँकते हैं? वो आपकी मेमोरी को आँक रहे हैं। वो आपके याद करने की क्षमता को माप रहे हैं। अब मेमोरी की जो है 3 स्टेजेज़ हैं, आप लोग को पता है ना? लास्ट स्टेजेज़ क्या होता है? रिकॉल होता है। तो उसमें रिकॉल की क्षमता का मूल्यांकन हो रहा है। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी समझने का लेवल है। अब समझने का जो लेवल है, अगर आप किसी टॉपिक को समझ गए, आप किसी थ्योरी को समझ गए, तो आप एग्ज़ाम्पल दे पाएँगे, है ना? उदाहरण देकर बता पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी, तो उस थ्योरी में हमने देखा कि पावलोव का जो कुत्ता था, वो लार गिरा रहा होता था घंटी की आवाज़ से। तो हम लोगों ने समझा कि यहाँ सिर्फ़ इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, यहाँ लर्निंग का तरीका है कि कैसे एक न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसका किसी रिस्पॉन्स से कोई लेना-देना नहीं था, वो उसके साथ जुड़ जाए, तो एक मीनिंग मिल जाता है उस न्यूट्रल स्टिमुलस को। हमारा दिमाग उस न्यूट्रल स्टिमुलस को एक मीनिंग दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शंख बजने की आवाज़ जब आप सुनेंगे, कहीं पे भी शंख बजने की आवाज़ आप सुनेंगे, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? ये विचार आता है कि पूजा हो रही होगी, है ना? कोई पूजा कर रहा है, सबसे पहला विचार ये है, क्यों? क्योंकि शंख बजने की आवाज़ को हमने रिलेट कर लिया है किससे? पूजा से रिलेट कर लिया है। क्यों रिलेट कर लिया है? क्योंकि हमने दोनों को अक्सर साथ होते देखा है कि जब पूजा समाप्त होती है या पूजा समापन की तरफ बढ़ती है, तब हम लोग शंख बजाते हैं। सर हाँ, बोलिए। सर ग्रुप में जो है ना, बाबू कुछ मोबाइल से दाब दी है, चले गया है, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है? समझने का जो लेवल था हमने वो देखा कि किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम्पल देख कर के हम लोग समझ सकते हैं। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं अपने जीवन में आस-पास में। जैसे कि टिफ़िन का जो वो होता था, सॉरी, छुट्टी का जो बेल होता था। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में, अगर किसी शरारती बच्चे ने छुट्टी से पहले किसी तरह चोरी करके जा करके वो बेल बजा दिया, तो पूरे स्कूल में रोकना मुश्किल रहता था। सारे क्लास से बच्चे निकल के एकदम भागने लगते थे, छुट्टी हो गई, रिगार्डलेस ऑफ ये कि कितने पीरियड पढ़ाई हुई और कितना समय हुआ, कुछ नहीं, सब लोग दौड़ पड़ा, अरे छुट्टी हो गई। तो वो क्या था? वो भी कंडीशनिंग का एक एग्ज़ाम्पल था। तो जब हम लोग पावलोव की स्टोरी को समझते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं
कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं पावलोव के डॉग के अलावा भी क्लासिकल कंडीशनिंग का, और अपनी भाषा में दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चंस में आपने अक्सर देखा होगा कि लिखा होता है यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर दे, ठीक है। तो अपनी भाषा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है, तो इसका मतलब अगर आप अपनी भाषा में उत्तर दे पा रहे हैं, दैट मीन्स आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अन्यथा आप क्या कर रहे हैं, किताब की भाषा को देख रहे हैं, एक किताब देखा, उसको देख करके सेंटेंस बाय सेंटेंस हाँ समझ गया, बहुत अच्छा लगा, किताब की भाषा लिख दी, और हमें लगा कि हमने तो एकदम बिल्कुल वही लिखा जो किताब में लिखा है, तो एकदम सही उत्तर है, तो हमें तो टॉप कर जाना चाहिए, पर आप टॉप नहीं कर किए। आप जो है 70%, 72% के आसपास पे रह गए, 80% के ऊपर आप जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी भाषा में उत्तर नहीं दिया। तो अगले को, जांचने वाले को पता चल गया कि हमारा जो छात्र है या छात्रा है, वो क्या है कि अभी भी मेमोरी लेवल पर है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं आ पाए हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या है, एक चीज कि आप प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। जब आप समझ पाते हैं तो उत्तर दे पाते हैं अपनी भाषा में। और सॉरी, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। मेमोरी लेवल पे क्या होता है कि आप उत्तर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन मेमोरी। उसका समझ से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर समझ से लेना देना है। अब ये भी तो बात हम लोगों को पता है ना कि जो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है वो मेमोरी में ज्यादा अच्छे से रहती है। तो मेमोरी लेवल से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है टिकाऊ कहाँ रहता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अगर हमको किसी इंफॉर्मेशन को टिकाऊ रखना है, अगर मुझे ये चाहिए कि मैंने जो पाठ सीखा है या मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, जो टॉपिक मैं लर्न कर रहा हूँ, वो मेरे मस्तिष्क में रहना चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसीलिए मैथ में देखा होगा आपने कि मेमोरी लेवल पे क्या होता है, आपको स्टेप्स बताए जाते हैं कि ऐसे बनाओ, फॉर्मूला बताए जाते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ कि फॉर्मूला कैसे कैसे काम कर रहा है। तब आप क्या करते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको आप बनाते हैं। अब तीसरा लेवल जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो ज्यादा समझ का, यानी गहराई से जब आप समझते हैं किसी चीज को, है ना, गहरी समझ का ये लेवल है। इसमें हम किसी भी चीज को क्या होते हैं, गहराई से समझ रहे होते हैं, एकदम भीतर बाहर उसका दर्शन समझ रहे हैं, उसका लॉजिक समझ रहे हैं, कैसे डेवलप हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में क्या लिमिटेशन है, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये जो नॉलेज है इसका आधार क्या था, कैसे निकला, सब कुछ, ठीक है। और आप आलोचना इसमें कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपको उसमें गैप दिखेगा, आपको लग सकता है कि नहीं, यहाँ पे जो है ना, ये जो थ्योरी किसी ने बनाई है, इस थ्योरी में कुछ एक चीज के ऊपर इन्होंने कंसीडर नहीं किया। जैसे अभी जस्ट हमने देखा था कि अभी हम मैंने पूछा था आप सब स्टूडेंट से कि मेमोरी लेवल टीचिंग की बात कर रहे थे, तो इसके पीछे जो आधार है वो मान्यता ये होगी कि जो बच्चे होते हैं लोअर क्लासेस, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, तो उनको मेमोरी लेवल का पढ़ा दो, ये मान्यता थी। तो हमने क्या किया, हमने क्रिटिकल थिंकिंग की इस जरिए से, कि हमने क्रिटिसाइज किया। कहा तो गया है लोअर क्लासेस को, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमने प्रश्न किया कि क्या वाकई ऐसा है कि लोअर क्लासेस सिर्फ मेमोरी लेवल पे ही पढ़ने लायक है? इस चीज के प्रश्न के लिए हमने ढूंढा वो आधार, जिस आधार पर ये टिका हुआ था, और उस आधार की हमने पुनः क्वेश्चंस के माध्यम से जांच की, ठीक है। तो जब जांच की तो पाया कि हमें लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, बदलते वक्त के साथ संभव है। तो यही है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचना, ठीक है। जब क्रिटिकल थिंकिंग आलोचना के स्तर से रिफ्लेक्टिव पे लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं, तो इसके स्तर से आगे के स्तर में क्या करते हैं, आप क्रिएट करते हैं, आप नई चीजें क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि इसके बेसिस को हमने देखा, अब इसके बेसिस को जांचने के लिए हम एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, और उस पे रिसर्च करते हैं, और हमने जो पाया वो इस थ्योरी को निगेट कर देता है, जो ये कहता है कि लोअर क्लास के बच्चे केवल मेमोरी लेवल टीचिंग के लायक हैं, उसके ऊपर नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, हमने नई चीज बना दी, समझे। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी के लिए भी ये रूम खोज रहा है, ये जगह दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाते हैं कि आप उस फील्ड के उच्चतम जगहों पर आ जाते हैं, जहाँ पर आप और आपका आर्ट, आप और आपका सब्जेक्ट दोनों एक हो गया, ठीक है। अगर आप मनोविज्ञान के हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हो गए जिनका नाम मन में आते ही सबसे पहले मनोवैज्ञानिक नाम आएगा, ठीक है, कि मनोविज्ञान का व्यक्ति है, उसमें दिखाई देने लगेगा मनोविज्ञान, ठीक है। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर के अंदर दर्शन दिखाई देता है, उनके बोलने के तरीके में, उनके सोचने के तरीके में, सब चीज में। तो इस लेवल पर आप क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। इस लेवल पर आप रिसर्च पेपर्स लिख रहे होते हैं, किताबें लिख रहे होते हैं,
कमेंट्री लिख रहे होते हैं, ओपिनियंस लिख रहे होते हैं अखबारों में या मैगजीन्स में, या फिर क्रिटिसिज्म लिख रहे होते हैं। जैसे कि अभी पहला वाले में हमने देखा कि आपने एक एग्जाम्पल देखा कि कैसे मैंने क्रिटिसाइज किया इन चीजों को। अब एक छोटी सी चीज, जो नेट का एग्जाम है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेट का एग्जाम आप लोग भी अच्छे से जान समझ रहे हैं, पूरा का पूरा टिका है किस पे? रिफ्लेक्टिव लेवल पे। स्कॉलर बनना है तो स्कॉलर की बनने की अपेक्षा क्या होगी? अब जो व्यक्ति फील्ड में जाएगा, जो चीजें आपने पढ़ी, अब आप उस फील्ड में जा करके वो चीजें करेंगे, आप विद्वान हो गए, तो आपसे अपेक्षा किस लेवल की रहेगी? इस लेवल की रहेगी। जब इस लेवल की अपेक्षा रहेगी तो आपको तो इस लेवल को चेज करना है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, चूंकि आप इस तरीके से पढ़ाए नहीं जाते हैं और लोअर क्लासेस में भी रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने का जोर होता नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं होता है, पर होना चाहिए। हमको लगता है कि इवन 7-8 क्लास का बच्चा भी रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंच सकता है अगर उसको प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए। तो बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मेमोरी लेवल पे और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर किताब बता दीजिए, नेट क्रैक करना है। भाई किताब है ही नहीं। अगर एक किताब होती, मेमोरी लेवल की बात होती, तब तो किताब की बात हो जाती, ये किताब ले लो, पढ़ लो, याद कर लो, नेट निकल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती तो क्या होता कि आपको कहते कि ये कोर्स ले लो, हमारे कोचिंग में एडमिशन ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हमारा वीडियो देख लो, गारंटी है नेट निकल जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती। लेकिन ये गारंटी कोई नहीं ले सकता। अगर कोई ले रहा है तो झूठ बोल रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ इतना ही कर सकता है कि हाँ, आपको हम पढ़ाएंगे तो इससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। कितना इंप्रूव होगा, कैसे इंप्रूव होगा, ये भी आपके ऊपर और आपकी सिंसियरिटी पर डेवलप है। तो इसके बाद जो है, जैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर हम उस बुक से पढ़ लेंगे तो शायद हमारा भी नेट क्लियर हो जाए। उस बुक से आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बेशक। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आने में मदद मिलेगा। लेकिन किसी भी किताब को पढ़ के आप डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो है डायरेक्टली नहीं आ सकते, वो उसके बाद का एक स्टेप है। ठीक है, ये चीज है। तो बुक्स भी जो है पढ़ना इसका एक पार्ट है। जैसे आप लेक्चर्स देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो इसके बाद आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे धीरे धीरे ट्रांजिशन अंडरस्टैंडिंग लेवल से आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से आप लोग अपना स्वयं का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और एक रियल लाइफ रैशनल प्लान बना सकते हैं। मतलब ये सपना देखना नहीं कि दिसंबर में नेट दिया है, दिसंबर वाले नेट का फॉर्म भरा है, जनवरी में नेट देना है, संदीप माहेश्वरी की 10 वीडियो देख के पंप अप हो गए, एकदम जीवन में कुछ भी किया जा सकता है और उसके बाद एकदम वैसे ही किया जा रहा है। नहीं, एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए, देखिए कि हम किस लेवल पे हैं, आत्म मूल्यांकन कीजिए और अगले लेवल तक पहुंचने में हमको कितना समय लगेगा, कितने संसाधन लगेंगे। समय इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप प्रयास कितना कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा घंटे पढ़ रहे हैं, फिर अपने आप को रिलैक्स भी कर रहे हैं, ब्रेन को फ्रेश होने का भी टाइम भी दे रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी जो है उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से अनुमान लगा करके अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग तय कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर वाला नेट देना नहीं है। ठीक है, सबको देना है प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो अब यहाँ से आते हैं हम लोग आगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे आते हैं। कल भी हम लोग चर्चा किए थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। लर्निंग को जो है ना डिकोड किया गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जरिए। ये एक बड़ा अच्छा ऐसा टूल है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों का शौक है अपने आप को डेवलप करना। ठीक है, एक इसका जीवन में होता है ना। स्पेलिंग एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो। कौन वाला? ये जो रेड वाले से जो घेरा हुआ। अच्छा, टैक्सोनॉमी जो है। जी सर। हाँ, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का हिंदी अंग्रेजी शब्द है वो टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या चीज होती है सर, है ना, ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे। तो देखिए, लर्निंग के ना 3 विभाग किए गए। ठीक है, यानी कि 3 समझिए कि 3 स्तर किए गए हैं, 3 अलग अलग। ये स्तर एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि ये स्तर ऐसे पैरेलल है। ठीक है, ऐसे करके पहला जो है, एक पहला तो नहीं कहेंगे क्योंकि तीनों पैरेलल ही है, तो ABC रखते हैं। ठीक है, तो इस स्तर से अगर आप कहें तो एक जो स्तर है वो है साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मोटर, मोटर का मतलब मूवमेंट से रिलेटेड, और साइको का मतलब मन से रिलेटेड। अब जैसे कि आप स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है, जैसे आपके बॉडी में मूवमेंट है, जैसे आपने जैसा सोचा उस हिसाब से आपका शरीर मूव कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसकी तरफ बॉल फेंकेंगे तो वो लपक के कैच नहीं ले पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप बच्चे की उम्र ज्यादा होती जाएगी तो आप देखेंगे कि उसको आप बॉल फेंकते हैं तो वो लपक करके ले लेता है।
तो ये क्या है कि बहुत सारे मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, साइको मोटर स्किल्स, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है? वो इन चीज़ों को बहुत गौर से एकदम देख सकते हैं। आप खुद पढ़ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि कैसे-कैसे उम्र के साथ बच्चों का मोटर डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। आप थ्योरीज़ के साथ मिला सकते हैं कि जिस थ्योरी में लिखा है कि इतने महीने में बच्चे में ये मूवमेंट आ जाता है, तो आप देखेंगे कि हाँ, वैसा-वैसा हो रहा है। तो साइकोमोटर में क्या है कि ये चीज़ है। अफेक्टिव जो रिलेटेड है, अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब समझिए भावना, इमोशन, ठीक है? तो अफेक्टिव जो लर्निंग है वो भावना। इसमें क्या आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह चीज़ें आएँगी कि कैसे भाव लोगों का आप पकड़ते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा शिशु है जिसके जो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं जो भावना को प्रोसेस करते हैं, वो सही से डेवलप नहीं हुए हैं या फिर डेवलपमेंट में कुछ एनोमली हो गई है जब वो गर्भ में था। तो इससे क्या होगा कि ये जो इसका अफेक्टिव लर्निंग है, वो क्या होगा? वो हिंडर होगा। वो सही से इफेक्टिव लर्निंग उसका नहीं हो पाएगा, यानी भावनात्मक रूप से उसका इमोशनल इंटेलिजेंस काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो इमोशन को एक्सप्रेस ना कर पाए, इमोशन को फ़ील ना कर पाए या अगले की इमोशन को समझ ना पाए। तो ये जो है ना अफेक्टिव, ये मन से रिलेटेड है, ठीक है? मन यानी हृदय, हृदय हम लोग कहते हैं ना कि दिल, भावना दिल से समझता है। अब लेकिन हम लोग चूँकि साइंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको मन कहेंगे। साइकोमोटर शारीरिक हो गया, ये मानसिक हो गया और कॉग्निटिव बौद्धिक हो गया। तो लर्निंग के 3 डोमेन्स हैं, ठीक है? 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के। कौन-कौन? साइकोमोटर शारीरिक, अफेक्टिव मानसिक और कॉग्निटिव बौद्धिक, ठीक है? जी सर। तो इसी में जो है जो 3 डोमेन्स हैं, उन 3 डोमेन में एक है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है? बौद्धिक डोमेन। अब उसी का जो है वर्गीकरण किया है, बौद्धिक डोमेन का लर्निंग का 3 डोमेन में वर्गीकरण किया गया। किसमें? साइकोमोटर, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। अगेन जो एक कॉग्निटिव डोमेन है, उसको फिर विभाजित किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है, ये वर्गीकरण करता है हमारे बौद्धिक क्षमताओं का या फिर बौद्धिक विकास का या फिर शिक्षण के उद्देश्यों का। अब ये दोनों चीज़ें तो अलग-अलग है, तो सर या फिर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन जो है ना, ये बौद्धिक विकास और बौद्धिक क्षमताओं से डेडिकेटेड है। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब अस्तित्व में आई थी, तो वो शिक्षण पर रिसर्च किया जा रहा था, ठीक है? शिक्षण के उद्देश्यों पर रिसर्च किया जा रहा था। तो इस कारण से दोनों चीज़ें इसमें आती है। तो जब एमसीक्यू अगर आएगा, तो उसमें ये चीज़ भी देखिएगा कि बौद्धिक विकास या बौद्धिक स्तर वाली बात होगी, शिक्षण के उद्देश्य वाली भी बात होगी। तो इनमें से कोई एक नहीं अगर जैसे पूछा जाता है, तो शिक्षण के उद्देश्यों को उसमें निकाल मत दीजिएगा, शिक्षण के उद्देश्य भी हैं, ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सर एक बार और बैक कीजिएगा तो। ठीक है? यहाँ पे जी। 1956 में इसको लाया गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। इनको लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बेंजामिन ब्लूम, वो भी लिख लीजिए। क्या बताएं सर नाम? बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम लिख भी दे रहे हैं स्क्रीन पे, ग्राफ के बगल में। बेंजामिन ब्लूम नाम के व्यक्ति थे, 1956 में इन्होंने जो है किया था। अब आगे बढ़े, जी सर। चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। नीचे आप लोग देख लें ओरिजिनल लिखा हुआ है 1956। तो क्या सर इसका डुप्लीकेट भी है क्या? नहीं, डुप्लीकेट नहीं है, रिवाइज्ड वर्जन है, ठीक है? तो पहले देख लेते हैं हम लोग ओरिजिनल वर्जन को। तो ओरिजिनल वर्जन जो है, उसमें जो लोएस्ट लेवल था वो नॉलेज का लेवल है। दूसरा लेवल क्या है? कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है। तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा ऑरेंज कलर में सिंथेसिस और लास्ट येलो कलर में इवैल्यूएशन। ये कलर जो है ना, ब्लूम ने कलर नहीं दिया था, कलर ग्राफिक डिजाइनर्स ने दिया है, ठीक है? तो हमें सिर्फ लेवल्स याद रखने हैं। तो पहला जो लेवल है नॉलेज, नाम से ही स्पष्ट है, जानकारी होती है। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि आप क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा एप्लीकेशन का लेवल है कि जब आप उस ज्ञान को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है? जैसे न्यू
न्यूटन के गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कॉम्प्रिहेंशन, गति का नियम नियम पे जो है आधारित, गति का नियम क्या है? पहला जो 3 नियम है गति के, ठीक है, जिसमें कि दूसरा नियम कहता है F=m/a, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप उस नियम को समझ रहे हैं कि मास और एक्सेलरेशन का जो गुणांक होता है, यानी कि दोनों को अगर गुना किया जाए, कोई एक पिंड है, कोई एक बॉडी है, उसका एक सर्टेन मास होगा और उसकी एक सर्टेन गति भी होगी जिससे वो चल रहा होगा। तो उन दोनों को जब गुना किया जाता है तो वो जो प्रोडक्ट मिला उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है कि फोर्स को डिफाइन कर रहा है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है किसी भी एक्शन का। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही चलती रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोग किसके कंप्रिहेंशन की बात कर रहे थे, न्यूटन के नियम को कैसे समझना है उसकी बात कर रहे थे। अब जो तीसरा लेवल आएगा एप्लीकेशन का, उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूटन के लॉ को अप्लाई करके देखेंगे। आपको सिचुएशन दिया जाएगा, फॉर्मूला है F=m/a, ठीक है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम बताने के लिए कह रहे हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, इसमें से कोई भी दो चीज दे दिया जाएगा और आपको एक चीज निकालना होगा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन का यूज करके। तो हमने देखा कि ये एप्लीकेशन का एग्जांपल है। चौथा है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे दो चीजों के बीच में अंतर, इसमें और इसमें, क्लासिकल आइटम रिस्पांस थ्योरी और क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी, दोनों में क्या, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, दोनों में क्या अंतर है? अब ये एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि हम दोनों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो हम दोनों को क्या करें, विस्तृत रूप से उसके भीतर जाकर के देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। और जब हम लोग एनालाइज कर पाएंगे तो उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे किस पे? सिंथेसिस के लेवल पे, जो कि हम लोग का है नीचे से 5वां लेवल। ठीक है, ये पहला लेवल था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा लेवल। तो 5वें लेवल पे सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है कुछ नया सिंथेसाइज करना। आप लोगों ने सुना हुआ कॉटन का कपड़ा है कि सिंथेटिक कपड़ा। सिंथेटिक का मतलब क्या? सिंथेटिक फाइबर वैसे फाइबर्स होते हैं प्रकृति में जिनको कि संश्लेषित किया जाता है, जिनको लैब में बनाया जाता है, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं वो, उनको केमिकली लैब में बनाया जाता है, कहीं भी वो उगता नहीं है। और नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं जैसे कॉटन है, लिनेन है, ये सब फाइबर्स क्या होते हैं? सिल्क है, ये सब नेचुरल फाइबर्स है, ये नेचर के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। जूट है, ये सारी चीजें, केला रेशम है। लेकिन सिंथेटिक में क्या है? रेयन है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर किस चीज से बनता है? प्लास्टिक से बनता है। वही प्लास्टिक जो आप लोग देखते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, जिसका पॉलिथीन देखते हैं, ऐसी चीजों से पॉलिस्टर बनता है, रेयन बनता है। लगभग लगभग यही चीजें होती है। जब उनको पतला पतला फाइबर के रूप में बनाया जाता है और कपड़े का शक्ल दिया जाता है, तब थोड़ा बहुत केमिकल ट्रीटमेंट के साथ, तो वो क्या कहते हैं हम लोग कि सिंथेटिक कपड़ा है। यानी सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि जिसको बनाया गया है, कुछ नया निर्माण, कुछ नया क्रिएशन। तो जो नॉलेज था, उस नॉलेज को आपने समझा, अप्लाई किया, फिर उसके पार्ट्स को देखा, समझा, उसके भीतर की जटिलताओं को समझा, और उसके बाद आपने कुछ नया निर्माण कर दिया। तो ये हो गया सिंथेसिस के पार्ट पे। जैसे एक लड़का था जो कि, एक एग्जाम्पल, हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़का था जो कि मोटरसाइकिल के वर्कशॉप पे काम करता था, ठीक है, बहुत गरीब था। पंक्चर बनाने से उसने काम शुरू किया। तो उसने क्या किया कि जब पंक्चर बनाने से काम शुरू किया, गाड़ियां आई ठीक होने के लिए, कभी हवा भरा, कभी पंक्चर बनाया, ठीक है, कभी मोबिल बदल दिया गाड़ी का, कभी ब्रेक टाइट कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इससे क्या हो गया, उसको गाड़ी के पार्ट्स का नॉलेज हो गया कि ये पार्ट है, इससे ये होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करने लगा, कब रिपेयरिंग करने लगा? नॉलेज जब हुई तो उसके बाद उसको कंप्रिहेंशन आया, उसको समझ में आया कि अच्छा ये गाड़ी का एक्सीलरेटर है ना, थ्रॉटल जिसको कहते हैं, जिसको आप घुमाएंगे तो गाड़ी गो गो करेगा। क्यों गो गो करेगा? क्योंकि इंजन जोर से घूमने लगता है। फिर जब गियर लगाएंगे तो इंजन क्या होगा, चक्का के साथ लॉक हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंजन घूमेगा वैसे वैसे चक्का भी घूमेगा। तो उसको समझ में आने लगा कि पार्ट सब कैसे काम करने लगा। अब इसको क्या करता है बंदा, वो अप्लाई करता है। अप्लाई करने में क्या करेगा कि रिपेयरिंग करेगा उसको, या फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ी है वो चला के देखेगा गाड़ी की, हाँ ऐसे चलता है। उसके बाद एनालाइज करेगा। फिर गाड़ी जब ठीक होने के लिए आएगी
कभी कुछ गड़बड़ हो गया तो वो एनालाइज कर रहा है कि अच्छा ये पार्ट ऐसे काम करता है, वो पार्ट ऐसे काम कर रहा है। अगर गाड़ी में खटर 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 की आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि टाइमिंग चेन लूज है। तो वो क्या करेगा, एनालाइज करके चीजों को ठीक करेगा। उसके बाद आएगा सिंथेसिस की बात, ठीक है, जुगाड़। जुगाड़ यहाँ पे अब क्या करेगा कि उसको पता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, तो वो कुछ क्रिएटिव तरीके से अपना जुगाड़ करके उसको सॉल्व कर देगा। और लास्ट स्टेप जो आता है वो होता है इवैल्यूएशन का। इसको कहते हैं मूल्यांकन। तो ब्लूम का जो ओरिजिनल टेक्सोनोमी था 1956 में, उसमें हाईएस्ट कॉग्निटिव फंक्शन किसको कहा गया था, इवैल्यूएशन को, यानी क्रिटिसिज्म को। कि आप समूचे सारे प्रोसेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप गुरु की तरह बैठ करके देख सकते हैं कि बंदा क्या क्या कर रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है और कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे अगर सिंथेसिस तक जाके भी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप क्या करेंगे। उसके बाद भी जो है आप अगर हायर लेवल पे हैं उससे इवैल्यूएशन के लेवल पे, तो आप समझ जाएंगे कि बेटा तुमने यहाँ पे गड़बड़ किया। जो कहते हैं पक्का मिस्त्री होता है, नया नया मिस्त्री पूरा जोश में होता है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे ये कर देंगे, और लास्ट में जब जाके बिगड़ जाता है और समझ में कुछ नहीं आने लगता है कहाँ क्या किए, तब उसको पक्का मिस्त्री आके बोलता है बेटा तुम पहले ही स्टेप पे यहीं पे गड़बड़ किए थे ना, हाँ अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इवैल्यूएशन को ब्लूम महोदय ने अंतिम चरण पे दिया था कि वो जो है ना सिद्ध हस्त हो गए आप कॉग्निटिव डोमेन में या किसी स्किल में या किसी शिक्षा में, तब जाके आप इवैल्यूएट कर पाएंगे, आप मूल्यांकन कर पाएंगे दूसरों का। तो मूल्यांकन क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ समझ की निशानी है, जजमेंट। ठीक है, कि आप जजमेंट कर पाए। जैसे किसी भी कंपटीशन में जो होते हैं जज जो होते हैं, वो यूजुअली उनसे क्या अपेक्षा होती है कि वो उस लेवल पे पहुंच पाए कि वो इवैल्यूएट कर पाए। लेकिन टीवी शोज में आप क्या देखिएगा कि सब जो है ना बहुत लुक्खा और उबड़ खाबड़ टाइप का जेल वेल गया हुआ आदमी, सब पजामा मट्टी पलीट टाइप का आदमी सब जज बन के बैठा हुआ है। मतलब कोई ढंगे लूर नहीं है और इवैल्यूएट कर रहा है, जजमेंट दे रहा है। क्या जजमेंट देगा जब उसको फील्ड का कोई नॉलेज ही नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे कुछ शोज आप देखते हैं रोडीज और पता नहीं क्या क्या आता है, फुल कचरा। बट लोग उसको देखते भी हैं कि भाई अगला इवैल्यूएट कर रहा है तो अगला इवैल्यूएट होने जा रहा है, प्रूव कर रहा है अपने आप को। क्यों प्रूव करना है ऐसे गधों को, इनको खुद कुछ नहीं आता, जज बन के बैठ गए। तो क्या होता है कई बार कि कुछ लोग ये समझते हैं कि चूंकि इवैल्यूएट करना और जजमेंट करना हाईयर ऑर्डर की थिंकिंग है, तो हम जब सबको इवैल्यूएट और जज करने लगेंगे तो हमको भी जो है हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ हम उस काबिल। अरे भाई नीचे से सारी 5 सीढ़ियां चढ़ के इवैल्यूएट करोगे, जजमेंट करोगे, तब आपकी जजमेंट का कोई वैल्यू होगा, नहीं तो आप गधों की गिनती में आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं सन 2001 में, देखिए कितना टाइम हो गया, 1956। ठीक है। सर हाँ सर 1 से लेकर के 4 तक एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा, छूट गया है क्या आपका? छूटा ना था, से उसमें आवाज का प्रॉब्लम हो रहा था। ओके। पहला जो लेवल है ना वो नॉलेज का लेवल है, ठीक है। नॉलेज के लेवल में क्या हो जाता है कि आपको चीजों की बस जानकारी मात्र होती है कि ये ऐसा ऐसा है। जैसे मोटरसाइकिल है, आपको दिखाया गया बताया गया, आपने जाना कि ये मोटरसाइकिल है, बस। दूसरा लेवल है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आप समझते हैं कि अच्छा ये मोटरसाइकिल है, ये कैसे काम करती है, इसमें पेट्रोल डालते हैं, फिर वो पेट्रोल क्या होता है कि एक ट्यूब के जरिए जो है जाता है, एक पतली सी नली के जरिए कार्ब्यूरेटर के जरिए जो है इंजन में जाता है। पेट्रोल केवल पेट्रोल ही जाता है क्या, नहीं, पेट्रोल के साथ हवा का मिक्सचर भी जाता है। फिर इंजन के पास क्या होता है कि एक जैसे आग लगाते हैं किसी चीज में, माचिस चाहिए ना, तो वैसे करके एक स्पार्क प्लग होता है इंजन के करीब रखा हुआ, कि जब वो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर, फ्यूल का मिक्सचर जब उस नली के जरिए वहां पे पहुंचता है तो स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग जो है वहां पे माचिस मारने का काम कैसे होता है, माचिस मारने का काम किक से होता है। जो मोटरसाइकिल में आप किक मारते हैं तो दरअसल आप माचिस को जैसे रगड़ते हैं जिससे स्पार्क क्रिएट होता है, आप वही कर रहे होते हैं। आप जो किक मारते हैं तो उससे क्या होता है, दो पार्ट टकराता है और वहां पे चिंगारी पैदा होती है। उस चिंगारी से उस फ्यूल के मिक्सचर में लग गई आग। अब उस मिक्सचर में आग लग गई तो आग लगने से क्या हुआ, इंजन के अंदर धमाका पैदा होता है, जैसे बॉम्ब का ब्लास्ट होता है ना, वैसे उस धमाके से क्या होता है, इंजन के कुछ पार्ट्स धमाका होगा तो दूर फेंकाएंगे। तो दूर फेंकाते हैं, वो पार्ट्स दूर फेंकाने के लिए ही बने होते हैं, ढीले पार्ट्स होते हैं, उनको पिस्टन कहा जाता है। वो ऐसे दूर फेंकाएंगे, फिर जैसे धमाका खत्म होगा तो फिर वापस नजदीक आ जाएंगे। जैसे वो नजदीक आएंगे तब तक इंजन दोबारा फिर धमाका करेगा, तो फिर वो पार्ट दूर जाएंगे, फिर नजदीक आएंगे, फिर दूर करेंगे, फिर नजदीक आएंगे। इसीलिए इंजन क्या करता है, धुक 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 ऐसे आवाज करता है। तो ये जो धुक 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 आवाज करता है और पार्ट जो दूर गया नजदीक आया, दूर गया नजदीक आया, इससे क्या हुआ, उसमें मोशन क्रिएट हुआ। और वही मोशन को एक
चक्के से कनेक्ट करके हम लोग, चेन से कनेक्ट करके हम लोग मोटरसाइकिल को चलाते हैं। और जो मोटरसाइकिल के इंजन को चक्के से कनेक्ट करता है जो पार्ट, उसको कहते हैं गियर, ठीक है, गियर और क्लच कहते हैं उसको। वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। जैसे मोटरसाइकिल को आप देखिए है कि लोग खड़ा होकर के एक्सीलेटर दे रहे हैं, से तो गो गो कर रहा है खूब जोर से, मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या है कि चक्का और उसका इंजन डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही आप गियर में डाल दीजिएगा तो दोनों कनेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर दीजिएगा वैसे वैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये जो समझ है, ये क्या हो गया, आपने केवल नॉलेज जाना है कि गाड़ी क्या है। उसके बाद आपने जाना कि गाड़ी कैसे चलती है, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका आप अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, चलाने सीखेंगे, चलाएंगे, कहीं थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ी होगा तो आप उसको सुधार कर पाएंगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन लेवल। चौथा जो लेवल है वो एनालिसिस का लेवल है। गाड़ी कहीं गड़बड़ हो गई तो आपको आपको अब गाड़ी का पूरा प्रोसेस पता है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर जैसे आप लोग कोई भी चीज को जलाइएगा, ठीक है, अगर उसमें हवा की मात्रा कम हो जाएगी, आग लगाते हैं लकड़ी को और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, काला धुआं देगा लकड़ी। एग्जैक्ट सेम बात है, आप गाड़ी पे किक मारे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है या हो भी रहा है तो काला धुआं दे रहा है, माइलेज कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी में हवा कम जा रही है, पेट्रोल के मिक्सचर में हवा वाले जो है छेद को थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे तो ज्यादा हवा जाए, बस। तो ये क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। इसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गया, हमको सारा सिस्टम पता है, एनालाइज भी कर लिया, अब कुछ क्रिएटिव वे में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना। क्रिएटिव वे में हमने सॉल्यूशन निकाला, हमने सिंथेसिस कर दिया, कुछ नया बना दिया। और अंतिम में आता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, कि हमने एकदम फटाक से पकड़ लिया सारे स्टेप को देखने के बाद कि गड़बड़ी कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, नहीं है। ये अंतिम स्टेप होता है। तो ये है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब आते हैं रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी पे, जो 2001 ईस्वी में लाया गया है। रिवाइज टेक्सोनॉमी 2001 ईस्वी। ध्यान दीजिए कि कितना ज्यादा अंतर है, 1956 और 2001, लगभग 50 साल के आसपास का डिफरेंस है, 45 इयर्स। तो इसमें देखिए क्या है कि ये रिवाइज्ड है, वर्जन 2 है जो 2001 में आया है। इसमें नाम देखिए अंतर है, ठीक है, यहाँ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस था, यहाँ क्या है, रिमेम्बर अंडरस्टैंड। तो क्या किया गया, इसमें नाउन्स का यूज किया गया था ओरिजिनल में, ठीक है, और इसमें वर्ब का यूज किया गया, और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा अंतर है वो हम लोग देखेंगे। पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, दोनों एक जगह कंपैरिजन में भी आगे डायग्राम है वो भी लगाए हम। पहले लेवल को क्या कहा गया, रिमेम्बर, जिसको हम लोग नॉलेज कहते थे। दूसरे लेवल को क्या कहा गया है, अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते थे। तीसरा लेवल को अप्लाई कहा गया, वहां एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन मतलब नाउन हो जाता है, संज्ञा हो जाती है, और अप्लाई क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसमें वर्ब के फॉर्म में दिया गया, क्यों दिया गया, ताकि ये ज्यादा आसान हो जाए समझने में, अप्लाई करने में थोड़ा ज्यादा सहूलियत भरा लगता है, ज्यादा डायरेक्ट लग रहा है। चौथा जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो एनालिसिस था, यहाँ पे क्या एनालाइज है, अगेन वर्ब के फॉर्म में, एक्शन वर्ड है। पांचवा और छठे में थोड़ा अंतर है, पांचवा छठे की जगह चला गया और छठा पांचवें की जगह चला गया। तो जब इतने सालों में लोगों ने उस थ्योरी पर बार बार रिसर्च किया, आप लोगों को पता है कि रिसर्च क्या है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है, कभी नहीं खत्म होता है। तो इसके ऊपर जब बार बार स्टडी की गई होंगी, बार बार अलग अलग डेटा, अलग अलग सैंपल उठाए गए होंगे इसको कंफर्म करने के लिए, तो क्या हो गया होगा, वो इस चीज को 5 और 6 नंबर में जो है ना, ये कुछ दिक्कत पैदा कर रहा होगा। तो ज्यादा जो सैंपल आए होंगे, अगेन जो रिसर्च हुआ होगा उसमें ये पाया गया होगा कि ज्यादा फेवर्ड है, क्रिएटिव लेवल सबसे हाईएस्ट होता है, इवैल्यूएशन का लेवल उससे नीचे होता है। तो अभी जो हम लोग मानते हैं वर्तमान में, इस वाले को मानते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेंटल फंक्शनिंग है। कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास के चरम पे, चरम सीमा को छू लिया तब जब वो उस फील्ड में क्रिएटिव हो गया, ठीक है। तो यही चीज है इसमें। अब देखिए दोनों का क्या है। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या चीज है कि बौद्धिक कुशलता की बात करते हैं हम लोग, है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन की बात है। अब किन लोगों ने इसको बनाया, 2001 वाला जो ये किसने बनाया, 1956 वाला तो बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था, 2001 वाला किसने बनाया, ये दो लोग थे, लॉरिन एंडरसन और डेविड क्राउथॉल। ये क्राउथॉल का नाम जो है ना, ये अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग स्पेलिंग में मिल सकता है, लेकिन होता है क्राउथॉल ही। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? बताएंगे क्वेश्चन, आगे है एक दो एग्जांपल, इसको लिख लीजिए पहले थोड़ा आप लोग, लॉरिन एंडरसन और डेविड क्रॉथहॉल।
ये क्वेश्चन आता है कि रिवाइज्ड वाला किसने दिया था, ओरिजिनल किसने दिया था, और एक्टिविटी दिया जाएगा और एक्टिविटी पे पूछा जाएगा आपको कि ये एक्टिविटी किस लेवल से होती है। इसका भी क्वेश्चंस आपको देंगे। अभी 2 क्वेश्चन सैंपल में दिखा देते हैं, बाकी फिर टेस्ट में आप लोग को देंगे। डायरेक्ट जो समझे है ना, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़े। लिख लिए आप लोग दोनों का नाम? अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या अंतर है दोनों में। सब कुछ वैसे का वैसा है, लेकिन ऊपर का लेवल 2001 वाले में नीचे हो गया है और क्रिएटिविटी को हाईएस्ट जो है जगह दी गई है। इसको आप लोग ना डायग्राम बना बना करके अपना बार बार जब खाली टाइम हो ऐसे वैसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। 2001 वाले में तो सर फर्स्ट नंबर में रिमेम्बर आ गया है ना, और हाँ, तो 1956 सेम ही वाले चीज में है, खाली उसका वो बदल दिया गया, नाउन से वर्ब के फॉर्म में। जैसे नॉलेज था, नॉलेज क्या चीज का फंक्शन है, मेमोरी का, तो उसको रिमेम्बर कह दिया, हो समझे। जी। अर्थ सेम ही है दोनों का। अब नीचे देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्लूम की टेक्सोनोमी जो है, आप लोग को यही वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, कॉपी में, ताकि दोनों साथ साथ बना रहेगा तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। बाकी हाइलाइटर वगैरह रखते हैं तो अपना कलर कर लीजिएगा, या मोम कलर भी बड़ा अच्छा होता है, 10 रुपए में मिल जाता है, बहुत सारा कलर भी रहता है उसमें, हम तो उसी का यूज करते हैं। देखिए अब 2 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। रिवाइज्ड जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी किसने दिया था, जिसका आंसर भी है लॉरिन एंडरसन और डेविड क्रॉथहॉल ने। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी किसके ऊपर जो है दिया गया था, किसके नाम के ऊपर जो है, चेयर द कमिटी ऑफ एजुकेटर्स, जो कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे, बेंजामिन ब्लूम थे, जिनके नाम पे ब्लूम्स टेक्सोनोमी रखा गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन का सैंपल है, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लर्निंग के हमने देखे थे कि लर्निंग के 3 डोमेन्स बनाए गए थे, है ना। जिसमें हम लोगों ने आज देखा कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, जो बौद्धिक विकास से हम लोग का रिलेटेड है या शैक्षणिक मूल्यांकन से रिलेटेड है। किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र में मूल्यांकन का स्तर क्या होता है, यही होता है, सबसे लोएस्ट क्वेश्चन रहेगा रिमेम्बर का, उसके बाद थोड़ा अंडरस्टैंड वाला क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग जांचने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे। उसके बाद और ऊपर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे तो एनालिसिस। नेट में क्या होता है, मिनिमम एप्लीकेशन के लेवल से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ एक आ सकते हैं रिमेम्बर के लेवल से भी, कई बार आ जाते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन तो रहते ही है। नेट सरप्राइजिंग एग्जाम है, वो कभी क्या कर देता है, कभी क्या कर देता है, हमको भी कभी बार समझ में नहीं आता है कि कई बार थ्योरीज दे देगा और आदमी का नाम पूछ देगा कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो वैसे भी कई क्वेश्चंस रहते हैं, तो लेकिन उन क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि उसका बेसिक सा फॉर्मूला है, पढ़ते पढ़ते या तो जान जाइए, या नहीं तो एक लिस्ट बना लीजिए, फलना थ्योरी फलना ने दी थी, उस लिस्ट को बैठ के रट जाइए, बस बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। लेकिन हम लोग का गोल मेनली क्या रहेगा कि एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएट यहाँ तक लेके जाए। क्रिएटिविटी का टेस्ट नेट नहीं ले सकता है, क्योंकि संभव ही नहीं है ऑब्जेक्टिव मेथड में क्रिएटिविटी का टेस्ट वैसे लेना। ये जो 3 4 5 नंबर है आपके लेवल्स, इसकी परीक्षा नेट या गेट के एग्जाम में होती है। पैट के एग्जाम में हमको लगता है अंडरस्टैंड और एप्लीकेशन से ऊपर नहीं जाया जाएगा, बहुत हो गया। चलिए, तो लर्निंग की जब हम बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट जो हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग अफेक्टिव डोमेन के बारे में, ठीक है। लर्निंग के 3 डोमेन, आज हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा, कल पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे साइकोमोटर डोमेन को। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम रिकैप आज दे देते हैं हल्का सा, कि अफेक्ट क्या है। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्ट का मतलब है भावना। अफेक्ट को भावना से कैसे अलग करेंगे? Affect is
एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इमोशन, फीलिंग और इमोशन, कोई इमोशन है या कोई फीलिंग है, उसका जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको हम लोग अफेक्ट करते हैं, एग्जैक्ट फीलिंग या इमोशन को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो जब हम किसी फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, किसी इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो क्रिया क्या है, वो अफेक्ट है। ठीक है, इसीलिए इमोशन से ब्रॉड है और हमारे थॉट परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ये क्या होती है, हमारा जो इफेक्ट होता है ये एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन दोनों में समानता दिख रही है हम लोग को, शाब्दिक समानता। तो क्या है कि जो एक्सपीरियंस है, जो हम महसूस कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बिहेवियर के जरिए। और इफेक्ट किससे रिलेटेड है, मूड से रिलेटेड। तो ये चीज है कि अब हम लोग समझेंगे कि अफेक्टिव डोमेन की लर्निंग को कैसे किया जाता है। इसके लिए जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसमें 3 लोग थे लेकिन ब्लूम इसके चेयरमैन थे, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन इसको कहा जाता है। इसको हम लोग विस्तार से कल पढ़ेंगे और देखेंगे इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज की क्लास में यहीं तक।